Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। तीसरे चरण के चुनाव में मध्य प्रदेश में 9 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। ये 9 सीटें हैं भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, सागर और बैतूल। माना यह जा रहा है कि सभी चरणों में यदि कांग्रेस पार्टी की स्थिति किसी एक चरण में सबसे मजबूत है तो वो है तीसरा चरण। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें भिंड, ग्वालियर, मुरैना ये 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर टक्कर कांटे की है। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे भी कांटे की टक्कर है। भोपाल, विदिशा, सागर और बैतूल ये बीजेपी की तरफ ये पलड़ा थोड़ा भारी है। लेकिन ओवरऑल ये माना जा रहा है कि तीसरा चरण जो है कांग्रेस पार्टी के लिए काफी मतलब स्ट्रांग फेज है। तो तीसरे चरण में जो ये चुनाव हो रहा है इसमें किस पार्टी की क्या स्थिति है और किस कैंडिडेट की क्या स्थिति है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो यही कि ये कितना सही होगा कहना, हर सीट का आंकलन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये बात कहना कितना सही या गलत है कि कांग्रेस पार्टी सबसे मजबूत अगर किसी एक फेज में है तो वो ये तीसरा फेज है। हेमंत जी, आप ये देखिए कि पिछले 2019 के चुनाव में ये सारी सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन इस बार परिस्थिति काफी बदली हुई है। मुरैना से शुरू करें तो मुरैना में पिछला चुनाव भी नरेंद्र तोमर जीते थे, लेकिन इस बार जो जमीनी स्थिति है, हालांकि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, साम दाम दंड भेद सब चला है, लेकिन आज की तारीख में टक्कर कांटे की है। सर, वहां ये बताया जा रहा है कि मुरैना में एंटी नरेंद्र सिंह तोमर सेंटिमेंट है, क्योंकि उनके आदमी को उन्होंने टिकट दिलवाया, वो अपनी रेलेवेंस बनाए रखना चाहते हैं और एंटी नरेंद्र सिंह तोमर सेंटिमेंट का फायदा जो है कांग्रेस पार्टी को वहां पे हो रहा है। नहीं, वही है। और जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो भी पूरी तरह से सक्षम है हर तरीके से चुनाव लड़ने में। वो दोनों संयोग से दोनों राजपूत हैं और दोनों ने पूरी ताकत लगाई हुई है। अब वहां उस भिंड मुरैना में जो है वो पगड़ी की बात आ जाती है, जरा सी देर में मूंछ की बात आ जाती है, तो इस बार ठाकुरों की मूंछ का सवाल है। और दूसरी चीज ये है कि ज्यादातर लोग चूंकि नरेंद्र सिंह तोमर से नाखुश हैं, इसलिए साफ दिख रहा है कि अगर सब सामान्य रहा तो कांग्रेस जो है वो बाजी मार भी सकती है। सर, बगल की सीट ग्वालियर की, वहां पे भी एंटी नरेंद्र सिंह तोमर सेंटिमेंट के बारे में बात हो रही है। वहां ब्राह्मण कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी का है, वहां पे भी कांग्रेस पार्टी कुछ गड़बड़ कर सकती है बीजेपी की। देखिए, वहां कई फैक्टर हैं। बीजेपी ने मराठी समाज से आने वाले विवेक शेजवलकर, जिनका बड़ा प्रभाव है, और ग्वालियर में आप मराठों की राजधानी रहा है ग्वालियर, सिंधिया महाराज हैं वहां के, तो वहां मराठी बहुत हैं और पूरे प्रदेश में बीजेपी नेतृत्व ने मराठियों का अपमान किया है। विवेक शेजवलकर का टिकट काट दिया है, सुमित्रा महाजन घर बैठी। तो एक सेंटीमेंट वो है, महल वाले लोग वो कुछ भी कोई कर ले, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे समाज का अपमान हुआ। मेरी बात हुई। और दूसरी चीज जो है, वहां संयोग ये है कि बीजेपी ने विधानसभा हारे हुए कैंडिडेट को टिकट दिया है और कांग्रेस ने भी दिया है। जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो पिछले 5 सालों में उसने बहुत काम किया है। वो जहां था, जैसा था वैसा वहां खड़ा रहा। फिर चुनाव हारा भी है, लेकिन चुनाव का अंतर जब 163 लोग हारे हैं और उसका अंतर सबसे कम था, और उन परिस्थितियों में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के बाद भी अगर उसने टक्कर दी और वो 2-3 हजार वोट से हारा है, तो इसका मतलब यह है कि उसने काम किया था। अन्यथा, और ट्रायंगल बना, अन्यथा तो कुछ भी हो सकता था। तो आज की तारीख में बीजेपी ने ओबीसी को टिकट दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि ग्वालियर में खुद महाराज सिंधिया अपने आप को ओबीसी बता चुके हैं। पर जनता जो है, जनता का मूड जो है वो इस बार बदला हुआ है और आसान जीत तो बीजेपी की दूसरी दो ये कांटे की दूसरी सीटों की बगल वाली भिंड, जहां फूल सिंह बरैया बड़े दलित नेता हैं, बसपा के पहले नेता रहे हैं, फिर कांग्रेस पार्टी में आए, अभी विधानसभा का चुनाव जीते भी हैं और बड़े अपने बहुत सारे उनके कथन है पहले के, जिसकी वजह से वो जैसे क्या है, फूल सिंह बरैया पहले मायावती के साथ थे, मायावती की छत्रछाया में बड़े हुए, वो बड़े नेता बने। लेकिन जैसा कि होता है, मायावती बहुत ज्यादा
पावरफुल किसी को होने नहीं देती, इसलिए वो छोड़ के फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, बाद में वो कांग्रेस में आए। दरअसल फूल सिंह बरैया सवर्णों को लेकर के अनर्गल प्रलाप करते रहे, गाली देते रहे। अब भिंड ऐसी सीट है जहां ब्राह्मण और ठाकुर काफी ताकतवर है, इसलिए वो बड़े नेता हैं, उन्होंने अपना कद बढ़ाया है सब। लेकिन और दलित भी वहां पे बड़ी मात्रा में हैं। दलित हैं और एक विधानसभा से वो जीते भी हैं विपरीत परिस्थितियों में। तो उनके सामने जो कैंडिडेट है बीजेपी को, वो सिटिंग एमपी थी वहां संध्या राय, वो पहले दिमनी से भी शायद एमएलए रही है। तो कद के मामले में बरैया बड़े हैं और एक तरफा नहीं है, वहां ये नहीं है कि बरैया को आप खारिज कर दें, तो टक्कर है। तो तीसरी सीट भी टक्कर वाली है सर। बगल में फिर आ जाइए गुना में। गुना की बड़ा रोचक है, एक तरफा तो इसको नहीं कह सकते, रोचक मुकाबला है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछली बार इसी सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर 2019 में चुनाव हारे थे। अब वो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन वहां पे एक यादव समाज के व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है। और बताया ही जाता है कि यादव का अगर मध्य प्रदेश में किसी एक सीट पर इन्फ्लुएंस है, हाराने या जिताने की स्थिति अगर कहीं है, तो वो गुना सीट है। और वहां पे माइनॉरिटी का भी साइजेबल अमाउंट है। तो माइनॉरिटीज और यादव अगर मिल जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए क्या प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है? ऐसा लग रहा है, क्योंकि ज्योतिरादित्य संयोग है। पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस पार्टी को मंच से कोस रहे थे, जिसकी आलोचना कर रहे थे, आज वो उसी का झंडा लेके चुनाव मैदान में उतरे हैं। और एक और बड़ा संयोग है कि पिछले चुनाव में उन्हें कृष्णपाल सिंह यादव ने हराया था। बीजेपी ने उनको काले पानी की सजा दे दी, टिकट काट दिया, उनकी ड्यूटी बैतूल में कहीं लगा दी, वो उस इलाके में भी नहीं है। तो वहां का जो यादव समाज है मुगाबली, अशोकनगर और पूरे एरिया में, वो मजबूत रहे, कई बड़े नेता रहे हैं। तो कांग्रेस ने जिन यादवेंद्र सिंह को टिकट दिया है, उनके पिता, उनकी मां सब राजनीति में रहे हैं। अब जो आपने कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो अभी तक महाराज बनके पहली बार उन्होंने पटकनी खाई 5 साल पहले जब वो हारे, तो बहुत दिनों तक वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाए। और दूसरी चीज ये हुई कि उस इलाके के लोगों को ये भी समझ में आया कि महाराज को भी हराया जा सकता है। तो इस बार बहुत रोचक स्थिति है, क्योंकि यादव समुदाय से यादवों में एक ये है कि हमारे व्यक्ति का टिकट काट के महाराज को उन्होंने उसकी जगह ले ली। दूसरा ये है कि प्रत्याशी यादव है, और अगर यादव मुसलमान और दूसरे अन्य वर्ग जो बीजेपी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट बैंक भी कुछ है वहां पे, वो अगर एकजुट हो गए जी, तो मैं ये नहीं कहता कि चूंकि अब अकेला मतदाता ही नहीं है, अब बीजेपी में तो सब तरह के साम दाम दंड भेद चलते हैं, कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हार जाएंगे या उनको जैसा सरप्राइज पिछली बार हुआ था। लेकिन ये जरूर है कि नाको चने चब्बा देगा वो आदमी। तो ये रोचक है मुकाबला। तो 3 तो कांटे की टक्कर है। एज कांग्रेस पार्टी के लिए है आपके हिसाब से भिंड, ग्वालियर, मुरैना में। ये मान लीजिए कि तीनों में कांग्रेस को आप खारिज नहीं कर सकते, सामने बिल्कुल अड़ी हुई है। हाँ। चौथी में भी रोचक है मुकाबला, और चौथी तो शानदार है। और अब जो 5वीं सीट है, वो सबसे जो रोचक सीट है, सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे डिस्कशन हो रहा है, वो और आपके फेवरेट चौथी है, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना और राजगढ़। हाँ, पांचवें राजगढ़। राजगढ़ में क्या स्थिति है? मैं आपको बता दूं कि राजगढ़ में दिग्विजय सिंह ने आज एक बहुत ही भावुक फेसबुक पे पोस्ट डाला है। उन्होंने कहा है कि जब वो अपने इंजीनियरिंग करके घर लौटे, तो उनके नगर सेठ ने उनसे कहा कि धन कमाइए, जेवर बनाइए, गहने बनाइए, घर बनाइए, लेकिन इन सब कुछ हो जाए तो उसके बाद नाम कमाइए। तो कहते मेरे पास चूंकि और कुछ सब चीजें करने के लिए नहीं थी, सब कुछ था, मतलब नगर सेठ ने, तो आप नाम कमाने में लग जाइए। तो दिग्विजय सिंह ने भी अपने पोस्ट में कहा है कि मैंने इतने सालों से सिर्फ नाम कमाने में ही लगा हूं, ये मेरा आखिरी चुनाव है, फैसला मैंने कर पाया, सही काम नहीं कर पाया, जनता को करना है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, क्या इस तरह के भावुक पोस्ट, दिग्विजय सिंह का कहना कि उनका आखिरी चुनाव है, क्या जनता के दिमाग में असर डालता है, या उन्होंने ऑलरेडी अपना दिमाग बना रखा है? देखिए, दिग्विजय सिंह को मैंने मुख्यमंत्री के तौर पर उनके इलाके में देखा है। उन्होंने 94 में राजगढ़ लोकसभा छोड़ी थी, ठीक 30 साल बाद दोबारा वो गए हैं। तब जब मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने वहां से इस्तीफा देकर चरचौड़ा से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, और उनके भाई लक्ष्मण सिंह ने सांसद का चुनाव लड़ा था।
लोकसभा में वो जीते थे, वो विधानसभा में, क्योंकि तब बीजेपी पूरी ताकत लगाने के बाद, तब मुझे याद है कि उस उपचुनाव में बीजेपी के सारे बड़े नेता मौजूद रहे थे। और चूंकि बीजेपी इसलिए उत्साहित बहुत थी कि एक बार प्यारेलाल खंडेलवाल ने कुछ मतों से, बहुत कम अंतर से दिग्विजय सिंह को हरा दिया था, पर वहां ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद से दिग्विजय सिंह लगातार अपने इलाके के लोगों के टच में रहे। भले ही वो 10 साल 15 साल उनका राजनीतिक संन्यास रहा, लोगों से उतना ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिवेट खुद को वो वहां नहीं रख पाए, एक्टिव नहीं रहे, लेकिन संपर्क बराबर रहा है। और दिग्विजय सिंह ने पिछले करीब 20 दिन से वो लगातार पैदल घूम रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, और आज भी लोग उन्हें पहचान रहे हैं, उनसे बात हो रही है। जो उनका पुराना जो व्यवहार था, जो छवि थी, उसको लेकर के लोग उनसे बात कर रहे हैं। अब आज उनका बेटा एमएलए है, उनका भाई चुनाव हार गया, लेकिन परिवार लगा है, तो वहां उनका जाना और ये कहना कि मेरा आखिरी चुनाव है, मायने रखता है, एक चीज। दूसरी चीज, जो रोडमल नागर पिछले 10 साल से सांसद हैं जी, वो रोडमल नागर, उनको लेकर के भयंकर असंतोष है बीजेपी के भीतर। अच्छा, एक बात ये भी आती है सर, क्या ये ओवर एस्टिमेशन है या वाकई में इसमें कुछ दम है? लोग ये कहते हैं वहां पे, अगर खासकर जर्नलिस्ट कम्युनिटी से या और मतलब जो इलेक्टोरली एक्टिव लोग हैं, पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं, उनसे अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि ये संघ का गढ़ है। तो क्या संघ को ओवर एस्टिमेट किया जा रहा है वहां पे, या वाकई में संघ की ताकत है वहां पे? 30 साल से मैं देख रहा हूं, अगर संघ का गढ़ था तो फिर 2009 में क्यों एक अदना सा आदमी नारायण सिंह अमलावे, और उसने किसको हराया था? लक्ष्मण सिंह को ही हराया था। बीजेपी से लड़े थे वो, बीजेपी से लड़े थे। और उससे पहले याद करिए, नीतीश भारद्वाज लड़ने आए थे, वो भी हार गए थे। तो ये जो चीज है, ये कुछ नहीं है, ये है कि संघ की पसंद का, क्योंकि संघ के बड़े पदाधिकारी सुरेश सोनी ब्यावरा के रहने वाले हैं, उनका वहां बहुत प्रभाव है उस इलाके में। प्रभाव मतलब संघ में बड़ा दबदबा है, अब तो बहुत बुजुर्ग हैं, तो इसलिए बार बार ये कहते हैं। जमीनी हकीकत ये है कि कोई संघ का दबदबा नहीं है, किसी का दबदबा नहीं है वहां पर। वहां का जो पूरा, देखिए, जमीन अब अच्छी हुई है, उपजाऊ हुई है, क्योंकि पहले बंजर ज्यादा थी, पानी के साधन हुए, तो लोगों में जागरूकता बढ़ी, और उसका क्रेडिट लेने की कोशिश बीजेपी कर रही है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने जो अपना संबंध बना के रखा है, उसका मुकाबला न रोडमल नागर कर सकते हैं। आप याद करिए, 2003 में विधानसभा चुनाव लड़ने राघवगढ़ से शिवराज सिंह चौहान गए थे, और भारी अंतर से हार के आए थे। तो जो 5 सीटें हैं अभी तक, 5 में से किसी भी एक सीट पर अभी तक बीजेपी को केक वॉक नहीं है। और अगर देखा जाए तो भिंड में भी, मुरैना में भी, ग्वालियर में भी और राघवगढ़ में भी कांग्रेस को स्लाइट एज है। ये बात गुना में हम नहीं कह सकते, क्योंकि सिंधिया और उनका वहां वो भी अब दूसरे तरह से रेपो बना रहे हैं पब्लिक के बीच में, एक हार के बाद बहुत बदले हैं। तो एज वहां पे निश्चित तौर पर सिंधिया जी को दिख रहा है। अब आ जाइए सर, भोपाल 6ठी सीट है, मतलब हमारे डिस्कशन में। भोपाल में जैसे कि आपने पहले भी कहा कि 2 सीटें, मतलब एक बार हमारी चर्चा हुई थी तो आपने कहा था कि 2 ही सीटें हैं हिंदुस्तान में जो काहिश्तों की सीट मानी जाती है, उसमें से भोपाल है और एक इलाहाबाद है। इस बार यहाँ पे काहिश्त समाज से उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने उतारा है, दूसरी तरफ आलोक शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। कैसा ये मुकाबला जो है पैन आउट कर रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस लीडरशिप ने फैसले लिए हैं, जिन सीटों पर हम बात करते आए, 5-6 सीटें जो है ना, इनमें ये समझ लो आपकी भोपाल बिल्कुल अलग है। भोपाल से पिछला चुनाव दिग्विजय सिंह हारे थे जी, और बड़े अंतर से हारे। 3 लाख, 3.5 लाख, 54,000। यहाँ ये सच है कि कायस्थ हैं, ये भी सच है कि मुसलमान भी हैं जी। तो अगर सच में ये यूनाइट हो जाए और एक हो जाए जी, तो जीत पाना मुश्किल होगा किसी के लिए भी। लेकिन आप याद करिए 89 में जी, 89 में नवाब मंसूर अली खान पटौदी आए थे, वो चुनाव हार गए थे सुशील चंद्र वर्मा से, और सुशील चंद्र वर्मा 4 बार सांसद रहे जी। उसके बाद आलोक संजर जो सांसद बने, वो भी कायस्थ समाज से आते थे।
रिकॉर्ड कायस्थ समाज का ये सर अभी मार्जिन का, हाँ आलोक संजर का सबसे अधिक, हाँ। 3,70,000 के आसपास वोट से जीते हैं। वही है कि लेकिन आलोक शर्मा मेयर रहे हैं और उनकी पहचान शिवराज सिंह के खास समर्थक के रूप में होती है। ये भी कहते हैं कि शिवराज सिंह की वजह से ही टिकट मिला है, चाहे होशंगाबाद का और एक भोपाल का। तो यहां एक चीज सबसे बड़ी देखने वाली है कि मध्य प्रदेश में, भोपाल में हम और आप भी बैठे हैं, कितनी बड़ी राजनीति बीजेपी के भीतर चल रही है। लेकिन सर दूसरी तरफ आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने भी तो कोई दम यहां नहीं मैं लगाया वही है। कहने जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं इसके बाद आलोक अभी विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन कांग्रेस ने जो प्रत्याशी चुना है, मैं 30 साल से आया हूं, मैंने जब उसका नाम घोषित हुआ और आया तब मुझे पता लगा कि ये जिला कांग्रेस, ग्रामीण कांग्रेस का अध्यक्ष है, और इस आधार पर दिया कि एक तो कायस्थ, दूसरी उनकी मां राजनीति करती थी। तीसरा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस संगठन नहीं है, कहीं कोई तैयारी नहीं है कांग्रेस की, रोज विधायक छोड़ रहे हैं, सांसद छोड़ रहे हैं, जो जिसको देखो रोज नई चीजें हो रही हैं। तो ऐसे में, और एक और चीज, पार्टी के भीतर बीजेपी के बहुत गुटबाजी है, और यही वजह है कि जब पिछली बार अमित शाह आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी मंत्री के इलाके में पार्टी हारी और वोट कम पड़े तो उस मंत्री को निकाल दिया जाएगा। इस चेतावनी के बाद कायस्थों के मंत्री है विश्वास सारंग जी। अब आप बताइए, एक तरफ मंत्री है, दूसरी तरफ तो पूरी कोशिश लगी है कायस्थ समाज को बांट कर कांग्रेस से बीजेपी में बराबर बराबर बांट लिया जाए। और विश्वास सारंग, ये ठीक है कि अब वो बड़े नेता हो गए हैं, पार्षद से शुरू किया, आज वो हो गए, उनके पिता कायस्थ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन वो कितना कायस्थ समाज को एकजुट करके इधर ला पाते हैं, इस पर भी बहुत निर्भर करेगा। और कृष्णा गौर का भी इलाका है, वो भी लगी हुई है। तो अब इन दोनों मंत्रियों को आलोक, किसको आप देख रहे हैं? आलोक नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी आसानी से ये सीट निकाल लेगी, क्योंकि कांग्रेस अरुण श्रीवास्तव अपने लेवल पे कितना कर लेंगे कि उनके साथ कोई है तो है नहीं। तो सर पहली सीट आपने बताई, आज क्लियर कट बीजेपी को जा रही है, क्लियर कट भाजपा को जा रही है। आप कह रहे हैं कि लगातार हर रोज कोई ना कोई जा रहा है, तो अभी कल ही जो है बीना की कांग्रेस की विधायक एमएलए गई है। और दूसरी चीज है ना, यहाँ कोई आया नहीं है, कोई बड़ा नेता नहीं, कोई किसी तरह की बीजेपी कांग्रेस के दफ्तर में देख लीजिए चल के, कौवे बोल रहे हैं, कहीं लगी नहीं रहा कि लोकसभा चुनाव में उतरी हुई है ये पार्टी। तो सर सागर, जहां से बीना का विधायक सागर में आता है, वो चलेगी। सागर को भी आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ ऐसा माना जा रहा है कि सागर अब वहां कोई टक्कर नहीं है, वो भी एक तरफा भाजपा, और कांग्रेस पार्टी भी वहां लड़ नहीं रही है। कांग्रेस भाजपा का देखिए बड़ा नेटवर्क है, बड़े बड़े नेता भाजपा के सागर उससे आते हैं, मंत्री भी हैं, तो वहां सारी चीजें एक साथ हो जाती हैं, क्योंकि चेतावनी काम कर रही है। और वहां खासतौर पर चूंकि सिंधिया समर्थक मंत्री हैं, तो उनको तो देखने को, गोविंद राजपूत को, उन्हें तो देखना ही होगा कि वो आगे चल के काम करें, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अमित शाह ये माना जाता है, जो उन्होंने कह दिया, जिन जिन मंत्रियों के इलाके में वोट कम पड़े वो पार्टी हारी, तो उनको मुश्किल आएगी। तो फिर सर बैतूल, पहले चरण में इसका चुनाव होना था, बैतूल भी बहुत लंबे समय से बीजेपी की मतलब सीट बन चुकी है, बहुत लंबे समय से। असल बात यह है कि वहां भी जिस तरह का माहौल है, आदिवासी सीट है, और बड़े भाजपा नेता बैतूल से आते रहे जी। अब कांग्रेस पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में तो अंतर बहुत था, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी काफी 2023 के चुनाव में वहां पर काफी गड्ढा हुआ है कांग्रेस के लिए। तो यह उम्मीद करना कि वहां कुछ होगा, क्योंकि भाई कैंडिडेट, देखिए एक और बात है, जितनी सीटों पे हमने बात की है, वहां कैंडिडेट मैटर कर रहा है, अपने दम पे लड़ रहा है। अब बैतूल में जो आदमी लड़ रहा है आदिवासी, वो कहां से साधन लाएगा, कहां से ताकत जुटाएगा, तो वो मुश्किल है। इसलिए ऐसा लग नहीं रहा कि वहां कोई हेरफेर होगा। तीसरे फेज की जो आखिरी सीट है, सबसे इंपॉर्टेंट सीट कैंडिडेट के हिसाब से सर, वो है विदिशा। शिवराज सिंह चौहान वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और एक तरफा ही चुनाव माना जा रहा है। वो है, एक तरफा है। और कांग्रेस ने भी कैंडिडेट तो उतारे हैं अपने, लेकिन शिवराज सिंह चौहान 84 में वो जीत गए थे, एक बार सांसद रहे हैं, बुजुर्ग। मिसेस गांधी के असैसिनेशन के बाद वाला चुनाव शायद था। तो शिवराज सिंह चौहान की मतलब तरफ से ये कि भाई वो
कितने मतों से जीते शायद वो इंपॉर्टेंट होगा, हार और जीत का तो वहां कोई सवाल ही नहीं है। नहीं, अब ये भी बड़ा सवाल है। पिछला चुनाव रमाकांत भार्गव जीते थे जी, बड़ा अंतर था जी, इस बार ये तय है कि जीतेंगे शिवराज, लेकिन अंतर की बात लोगों के बीच में जो है, मैं घूम के आया हूं, 2-3 विधानसभा क्षेत्रों में गया हूं मैं, तो ये कह पाना कि रमाकांत भार्गव जितने वोट से जीते थे उससे ज्यादा से शिवराज जीत पाएंगे, इसमें संदेह है। शिवराज जीतेंगे, लेकिन वो अंतर नहीं हुआ जो रमाकांत भार्गव का। तो भले ही वो अंतर ना हो, लेकिन जीत तो जीत है। और शिवराज सिंह चौहान ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि निश्चित तौर पर विदिशा से जीतेंगे। तो विदिशा, सागर, बैतूल, भोपाल, ये 4 सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हुए दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी जीते हुए दिख रही है। लेकिन इसके अलावा 4 सीटें ऐसी भी हैं जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत है और कांग्रेस पार्टी का मजबूत पक्ष सामने दिख रहा है और जीत भी सकती है। इन 4 सीटें हैं ग्वालियर, मुरैना, भिंड और राजगढ़। और एक सीट गुना की ऐसी है जहां पे कांग्रेस इतनी मजबूत तो नहीं दिख रही है, लेकिन मुकाबला बहुत रोचक है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से 2019 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव हारे थे। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।